नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस से जुड़े सभी सवालों के जवाब। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, मोदी कैबिनेट ने 24 अगस्त को एक नई पेंशन स्कीम यूपीएस को मंजूरी दे दी। यह मोदी सरकार का एक और ऐतिहासिक फैसला है। तो आइए जानते हैं यूपीएस के बारे में वो सभी बातें जो आपको जानना बहुत जरूरी है। मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस लागू कर दिया है। सरकार की नई घोषणा से केंद्रीय कर्मचारियों के मन में बहुत से सवाल उठे। तो आइए दोस्तों जानते हैं सभी सवालों के आंसर्स। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस क्या है और यह कब से लागू होगी? थोड़ा पीछे से शुरू करते हैं। दिसंबर 2003 तक सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस लागू थी। जनवरी 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इसे हटाकर न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस लागू कर दी। एनपीएस पर कई तरह के सवाल उठ रहे थे, इसके खिलाफ प्रदर्शन भी हो रहे थे। मोदी सरकार ने अप्रैल 2023 में टीवी सोमनाथन की अगुवाई में एक कमेटी बनाई। इस कमेटी ने हर राज्य के वित्तीय सचिव, नेताओं, सैकड़ों कर्मचारी यूनियन के साथ चर्चाएं की। इसके बाद कमेटी ने कैबिनेट को न्यू पेंशन स्कीम में बदलाव के लिए कुछ सिफारिशें की। 24 अगस्त 2024 को मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को मंजूरी दे दी। इससे अगले वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में इसे अप्रूवल मिल गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, कर्मचारियों के पास अब यूपीएस या एनपीएस में से कोई भी पेंशन स्कीम चुनने का ऑप्शन रहेगा। राज्य सरकार चाहे तो इसे लागू कर सकती है। दोस्तों, आइए जानते हैं अब कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में क्या नया है। सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम की 5 बड़ी खूबियां गिनाई हैं। आखिरी साल की औसत सैलरी की 50% अश्योर्ड पेंशन मिलेगी। कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट से पहले आखिरी 12 महीने की बेसिक सैलरी के 50% बतौर पेंशन दी जाएगी। यानी अगर किसी कर्मचारियों को उसकी नौकरी के आखिरी साल में 50,000 रुपये बेसिक पे मिल रहा है तो उसे रिटायरमेंट के बाद हर महीने 25,000 रुपये पेंशन मिलेगी। 25 साल से कम नौकरी पर उसी अनुपात में पेंशन मिलेगी। औसत बेसिक पे की 50% पेंशन उन्हें मिलेगी जिन्होंने नौकरी करते हुए 25 या उससे ज़्यादा साल हो गए हैं। 25 से कम और 10 से ज़्यादा साल की सर्विस होने पर उसी अनुपात में वेतन दिया जाएगा। 10 साल या ज़्यादा नौकरी वालों को मिनिमम 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। पेंशन के अलावा लमसम अमाउंट भी मिलेगा। सरकार कर्मचारी को उसकी हर 6 महीने की नौकरी पूरी करने पर इन महीनों की उसकी सैलरी और डेलनेस अलाउंस का 10% पैसा रिटायरमेंट के बाद लमसम अमाउंट के तौर पर देगी। इसे ऐसे समझिए कि अगर किसी कर्मचारी ने 10 साल 3 महीने नौकरी की है तो उसे 10 साल की सैलरी का और डीएनएस अलाउंस का 10% लमसम अमाउंट के रूप में दिया जाएगा। क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सभी कर्मचारियों को लागू होगी ये पेंशन? नहीं दोस्तों, यह सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू की गई है। अभी धीरे धीरे राज्य भी इसको अपने राज्यों में लागू कर लेंगे। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि एनपीएस में ऐसी क्या खामियां हैं जिनके वजह से इसका लगातार विरोध हो रहा है। दिसंबर 2003 तक लागू ओपीएस में सरकार अपने खजाने से कर्मचारियों को एक तय पेंशन का भुगतान करती थी, इसलिए इसे कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित पेंशन स्कीम माना जाता था। कर्मचारी इसे बुढ़ापे की लाठी कहते थे। वाजपेयी सरकार ने खर्च का बोझ कम करने के लिए 1 जनवरी 2004 से एनपीएस योजना लागू कर दी, लेकिन इसका भी बड़े पैमाने पर विरोध हुआ। एनपीएस का विरोध करने वाले कर्मचारियों का तर्क था कि एनपीएस के तहत पेंशन शेयर मार्केट पर निर्भर होती है। शेयर मार्केट में पेंशन का एक हिस्सा निवेश करने पर फायदा नहीं हुआ तो पेंशन कम हो जाएगी। साथ ही एनपीएस के तहत कर्मचारियों को सैलरी से पैसा कटवाना पड़ रहा है, जबकि ओपीएस में बिना पैसे कटे एक मुश्त रकम पेंशन के रूप में मिल जाती। एक और सवाल दोस्तों जो सभी के मन में उठ रहा है कि ओल्ड पेंशन और न्यू पेंशन में क्या फ़र्क था जिसकी वजह से अब यूनिफाइड पेंशन लाना पड़ा। ओपीएस को परिभाषित लाभ पेंशन प्रणाली भी कहा जाता है, वहीं एनपीएस को परिभाषित योगदान पेंशन प्रणाली भी कहा जाता है। इसी बात में दोनों का मूल अंतर छिपा है।
ओपीएस में लाभ है जबकि एनपीएस में योगदान है। एनपीएस एक इन्वेस्टमेंट का प्लान है। एनपीएस को सरकारी कर्मचारियों की पेंशन के साथ साथ एक इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह शुरू किया गया। यह कहा गया कि निवेश के चलते कर्मचारियों को पेंशन की रकम में कुछ पैसा बढ़कर भी मिल सकता है। एनपीएस के तहत कर्मचारी कई बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और प्राइवेट कंपनियों के जरिए कई स्कीमों में निवेश कर सकते हैं। आईआईसी, एसबीआई, एचडीएफसी जैसी बैंक और एलआईसी कुल 9 पेंशन फंड मैनेजर्स से स्कीम प्रोवाइड करते हैं। हाई रिस्क के बावजूद भी इन स्कीम में निवेश पर 15% तक ही रिटर्न मिलता है, जबकि घाटा होने पर नुकसान भी हो सकता है। एनपीएस के तहत कर्मचारी की सैलरी और डीए का 10% पैसा कटता रहता है और सरकार भी कर्मचारी की सैलरी का 14% हिस्सा अपने पास से उसके फंड में जमा करती जाती है। इस फंड का एक हिस्सा कर्मचारी किसी भी समय निकाल सकता है। अगर फंड का 60% तक पैसा निकाला जाए तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, जबकि बाकी 40% पैसा एन्युटी अर्थात सालाना पैसा निवेश करने का प्लान में निवेश कर दिया जाता था। चूँकि इस रकम का निवेश शेयर मार्केट में हो रहा है, इसलिए यह बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। इस 40% रकम में संभव घटाव बढ़ाव के बाद फंड में बची कुल रकम रिटायरमेंट के बाद एक नियमित आय के तौर पर कर्मचारियों को मिलती रहती है। मतलब इस रकम से कर्मचारी की हर महीने एक पेंशन बन जाती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि एनपीएस के उलट ओपीएस में कर्मचारियों को क्या लाभ थे। तो इसमें कर्मचारियों को सरकार के खजाने से अपनी आखिरी सैलरी का फिक्स्ड 50% बतौर पेंशन मिलती थी। साथ ही सरकार हर 6 महीने पर कर्मचारी को महंगाई भत्ता भी देती थी, जिसे एनपीएस के बाद बंद कर दिया। ओपीएस के तहत जनरल प्रोविडेंट फंड भी मिलता था और ग्रेजुटी की सीमा 20 लाख रुपए तक थी। इसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर अतिरिक्त बोझ पड़ता था। हालांकि आंकड़े भी यह कहते हैं कि ओपीएस के तहत कुल कर्मचारियों में से 12% को ही पेंशन का लाभ मिलता था। बाकी 88% कर्मचारी पेंशन कवरेज से बाहर रहते थे। अब दोस्तों, सवाल उठता है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में ओपीएस और एनपीएस की कौन कौन सी बातें शामिल की गई हैं। एनपीएस के 3 नियम जो यूपीएस में भी शामिल रहेंगे। एनपीएस के तहत अब तक पेंशन देने के लिए कर्मचारी अपनी सैलरी का 10% पैसा कटवाते थे, तो यूपीएस के तहत कर्मचारी अभी भी 10% हिस्सेदारी देते रहेंगे। हर 3 साल पर समीक्षा करके सरकार अपनी हिस्सेदारी में बदलाव भी कर सकती है, लेकिन कर्मचारियों की 10% की हिस्सेदारी में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। मेडिकल रिस्क में एरियर में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। यह दोनों फायदे एनपीएस के तहत भी। पीएस के 2 नियम जो यूपीएस में भी शामिल रहेंगे वो इस प्रकार हैं। हर महीने तय पेंशन की मांग के चलते सरकार ने सैलरी की 50% रकम को बतौर पेंशन हर महीने देने की बात कही है। यह प्रावधान ओपीएस में भी था। ग्रेजुटी और जनरल प्रोविडेंट फंड को भी लेकर यूपीएस में अलग से कोई घोषणा नहीं की गई है। हालांकि यह कहा गया है कि हर 6 महीने की सर्विस पूरी होने पर कुल सैलरी का डीए का 10% जोड़कर आखिरी में एक लमसम अमाउंट दिया जाएगा। ग्रेच्युटी को भी लमसम अमाउंट ही कहा जाता है। कर्मचारियों के फायदे की 3 बातें जो बिल्कुल नई है। सरकार पेंशन के लिए कर्मचारियों के वेतन का 14% पैसा अपने पास से देती थी। अब सरकार ने अपनी हिस्सेदारी 14 से बढ़ाकर 18.5 कर दी है। एनपीएस के तहत कर्मचारी की मृत्यु के बाद घरवालों को मिलने वाली पेंशन की रकम तय नहीं थी। अब यूपीएस के तहत इसे पेंशन का 60% कर दिया है। साथ ही कम सर्विस वाले कर्मचारियों के लिए मिनिमम पेंशन के तहत 10,000 रुपये भी तय कर दिए हैं। सवाल दोस्तों अब यह उठता है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम से सरकार पर कितना बोझ पड़ेगा। डॉक्टर सोमनाथन ने बताया कि कर्मचारियों को एरियर का पैसा देने के लिए 800 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। वहीं पेंशन देने के लिए सालाना पैसा मौजूद किया जाएगा। फिलहाल साल 24-25 के लिए सरकार ने 62-50 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। यह खर्च आगे हर साल बदल भी सकता है। दोस्तों, एक आखिरी सवाल यह उठता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे लोगों को यूपीएस का क्या कहना है। तो नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु का कहना है कि
अगर सरकार यूपीएस का विकल्प देती है तो फिर ओपीएस का विकल्प देने में सरकार को क्या दिक्कत है? यदि यूपीएस में बेसिक पे का 50% दे सकती है तो ओपीएस में भी 50% ही तो देना है। नाम बदल देने से काम नहीं बदलता। अभी तक एनपीएस की तारीफ की जा रही थी, अब यूपीएस की, जबकि सच यह है कि ओपीएस ही सामाजिक सुरक्षा का कवच है, बुढ़ापे की लाठी है और लाखों कर्मचारी ओपीएस की ही मांग कर रहे हैं।